हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 70 प्रश्न, वो भी साथियों 7 टॉपिक से। पहला टॉपिक आपका रहेगा भारतीय संविधान से 10 प्रश्न, उसके बाद सेकेंड टॉपिक रहेगा आपका तो इतिहास के तीनों से, और आपका कला एवं संस्कृति से 10 प्रश्न, भौतिक भूगोल से भी 10 प्रश्न रहेंगे, और आपका पुरस्कार एवं सम्मान से 10 प्रश्न। देख लीजिएगा, जो आपका जितने भी टॉपिक इस सेशन हम करेंगे वो भी 2024 में जो एसएससी ने सवाल पूछा है, जो कि बार बार और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपका पुस्तक एवं लेखक से 10 प्रश्न होंगे, और सभी महत्वपूर्ण जो लास्ट में विविध के प्रश्न बनते हैं। आज की सेशन में टॉप 70 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्तों हो चुका है, तो आप जरूर इस सेशन को देखिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए, और अपना एनालिसिस जो तैयारी किए ना उसका एनालिसिस चेक कीजिए दोस्तों। बिल्कुल यहाँ से आपको कम से कम ये मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो साथियों, टारगेट विथ विवेक के नाम से है, पहला ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का कभी कभी क्यूज भी होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एसएससी एमटीएस की तरफ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बनेगा जिसमें हम लोग आज की सेशन में करेंगे। और जो आप मान लीजिए आपका जो वेटेज रहेगा क्वेश्चनों का, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन करेंगे तो आपका स्कोर मान लीजिए 60 या 65 बनेगा, तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। और आप देखेंगे जब आप डेली क्लास करते रहेंगे तो आपका लास्ट में बिल्कुल फुल में से फुल आने लगेगा। ओके दोस्त, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आप सभी कितना स्कोर बना। और देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 86वां संशोधन करता है। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे साथियों, क्योंकि 70 प्रश्न करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, डोगरी, बोडो, संथाली ये आपका 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, लेकिन फारसी नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंततः स्थापित किया था? बताइए साथी, जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, जो कि भारत के संविधान में, इसमें कौन सा अनुच्छेद अंततः स्थापित किया था? तो वो आपका 21A था, अनुच्छेद 21A किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी दोस्त बताएंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। ऐसी तैयारी चाहिए साथियों एमटीएस में सिलेक्शन के लिए, वो भी जीके जिसके जो 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? बताइए किस अनुच्छेद में किया गया साथियों शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान? तो अनुच्छेद 23, 24 में किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए साथियों, तो महापौर करते हैं। जो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता होती है ना, उसमें साथियों महापौर होते हैं ना, वो अध्यक्षता करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भाई साहब, ये इंपॉर्टेंस वाले पेपर के लिए बताइए, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 5 में किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो साथियों, जो आपातकालों के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा अनुच्छेद आपका 20-21 में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है एमटीएस एग्जाम के लिए, याद रखिएगा साथियों। आर्टिकल 280 याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? साथियों, ये कल हमने दोपहर के जो 12:30 बजे वाली क्लास थी हमने कराया था। ये सवाल आपके पेपर में हुबहू छपे था और इस बार भी छपेगा। तो याद रखिए 238, क्योंकि दोस्तों 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत कर देता, अधिकतम आपका राज्यसभा में 250 होते हैं सदस्य, उनमें से 250 में से क्या करते हैं 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो जो आपका अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र शासित या राज्य में जो कि उस प्रदेश के प्रतिनिधि भी होते हैं 238, याद रखिएगा। डी बिल्कुल राइट। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर देखिए। अब इतिहास के वही प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में साथियों, यहाँ भी वही हम पूछेंगे आपसे। देखिए हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो याद रखिए दोस्तों 2 प्रदेशों में विभाजित था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों जो भारत में शुंग वंश के संस्थापक थे वो पुष्यमित्र थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन बना के चलेंगे साथी, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए दोस्तों सेशन को। काफ़ी ऐसे दोस्तों का कुछ हो जाए जो अभी मतलब कि एमटीएस एग्जाम के लिए क्लासेस नहीं कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था यानी ग्रैंडसन था? बताइए मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो याद रखिए दोस्त अशोक था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो साथियों मदुरई का है। जो मदुरई है ये भारतीय शहर संबंध जो आपका संगम साहित्य से मदुरई का। तो ऑप्शन ए जो बनेगा साथियों यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की किस भाषा में दी? तो साथियों जो गौतम बुद्ध जी थे वो जो अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी, ये तो पता होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 देखिए। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी किसने? बलबन ने अपनाई थी। डी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो याद रखिए दोस्तों जो बंगाल पहले मतलब कि काफ़ी वहाँ के नियंत्रण से अलग हो गया, इसलिए साथियों क्योंकि वहाँ का नेतृत्व जो कर रहा था वो मुर्शिद कुली खान था, जो कि साथियों बंगाल का पहला नवाब था, जो कि इसने काफ़ी अच्छे धीरे धीरे मुगलों से क्या किया? निकलवा दिया। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए? तो मुर्शिद कुली खान के नियम मतलब कि नेतृत्व में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो याद रखिए दोस्तों जो 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो वो खलजी वंश ने यानी खिलजी वंश ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? तो जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था साथियों, आपका एक ही कांड था, वो भी चौरी चौरा कांड था। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसी की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो साथियों आपका 1857 में विद्रोह हुआ था, जो कि साथियों स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तो इसकी जो उस समय भारत के वायसराय थे वो कैनिंग था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने। तो साथियों आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, लेकिन ये किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में किया था? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में राइट ऑप्शन देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहेंगे। भाई देखिए एसएससी जिस तरह सवाल पूछा है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का सवाल भी इस सेशन में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो साथियों संधि हुई थी ये हुई थी मुगल और मराठा के बीच में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह कौन था? तो साथियों जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह वो कौन था? तो रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1931। क्या आप बता सकते हैं जो गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी सवाल आप हमें बता सकते हैं, एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। दो काफ़ी फेमस नेता थे, उन्हीं के बेस ये हस्ताक्षर हुए थे, वही दोनों का नाम आपको राइट ऑप्शन देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस महीने में किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो दिसंबर के महीने में 1931 में आयोजित किया गया था। दो साथियों दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था दिसंबर 1931। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कम्युनिस्ट जो पार्टी थे साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था जो कि 1920 में स्थापना हुई थी, ताशकंद में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों देशभक्तों के राजकुमार के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो साथियों जो एक नवा समाज सुधारक थे जो कि उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था वो तो साथियों पेरियार ने ऐसा किया था, जो कि एक समाज सुधारक भी थे और आत्मसम्मान आंदोलन भी इन्होंने ही शुरू किया था, पेरियार जी। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है? तो साथियों जो त्यौहार है विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है वो त्यौहार ओणम है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन। ओणम कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? कमेंट बॉक्स में दीजिए, स्टेट का नाम सभी दोस्त क्लिक करेंगे तुरंत बताएंगे ओणम कहाँ का है। जिससे ओणम होता है, पोंगल होता है, बिहू होता है, जवारा होता है। साथ इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो आपका गर्भगृह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमेशा याद रखिए गर्भगृह होता है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नृत्य शैली डोलू कुनीथा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लोकप्रिय त्यौहार चाओत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो साथियों लोकप्रिय एक त्यौहार तो चाओत है ये आपका बिलोंग करता है गोवा राज्य से। गोवा में काफ़ी साथियों ये मनाया जाता है चाओत त्यौहार एक प्रकार का। बी ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए साथियों किसको भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये साथियों वेस्तु वर्ष को। किसे साथियों, वेस्तु वर्ष को। ऑप्शन ए इस तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? एक प्रकार का जट्टू खेल उत्सव भी हो साथियों, आपका त्यौहार भी है। तो ये खेल है एक प्रकार का किस देश से संबंधित रखता है? तो ये मेरे भाई भारत से संबंधित है।
भारत देश से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हर एक प्रश्न भाई देखिए जिस तरह से एमटीएस सॉल्व पूछता है बिल्कुल हुबहू साथियों वैसे ही टॉप 70 क्वेश्चन इस सेशन में करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करेंगे, इसलिए आपके पास जब भी क्लास प्रोवाइड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था, बताइए। तो एसएससी का इस तरह का फेवरेट सवाल बनता है, तो ये पशु मूर्ति रामलिंग शास्त्री ने जीता था। ऑप्शन ए इस तरह से हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है। एक तो पहले आप पकड़ के चलिए कि खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों इनमें टोटल 14 देवताओं की पूजा की जाती है, 14। तो सी ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कथक शब्द का क्या अर्थ है, तो कथक शब्द का एक प्रकार का कथावाचक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। गीता महालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो जो गीता महालिक थी साथियों ये काफ़ी फेमस थी उड़ीसी के लिए। ऑप्शन सी इस तरह से क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। भूमि और समुद्री हवा किसके कारण होती है, जो साथियों भूमि और समुद्री हवा होती है ये केवल एक ही कारण होता है, वो संवहन के कारण होती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन जो बनेगा ए हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है, तो इनमें से तो केवल एक प्रकार जो कि पी तरंग है। क्या साथियों, पी तरंग है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके बिल्कुल चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है, तो साथियों बताइए कि सौर मंडल का सबसे बाह्य ग्रह कौन है। 43 का राइट ऑप्शन जो बाहरी ग्रह जिसे आप लोग बोलते हैं तो शनि ग्रह है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। शुक्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, सांझ का सुबह वाली और साथियों सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही बोला था। पृथ्वी के नीला ग्रह बोलते हैं, सभी को बताओ। बुध सबसे छोटा, सबसे पास में तो यही रहता है, लेकिन ये पास के रहने की वजह से अपना सभी मंडल क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए गर्म नहीं रहता है। सबसे अधिक गर्म शुक्र है और आपका बाहरी ग्रह कौन है, शनि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है, तो सर जो प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की परत में होती है वो आपका स्थल मंडल में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन से एक कायांतरित चट्टान है, तो इनमें से एक कायांतरित चट्टान है, तो वो साथियों आपका क्वार्टजाइट है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। ग्लेशियर आमतौर पर किस में पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर आमतौर पे याद रखिए दोस्तों ये आपका पहाड़ी मैदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन की क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहाड़ में पाए जाते हैं एक प्रकार ग्लेशियर, तो 46 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि यहाँ से एमटीएस कम से कम एक सवाल पूछेगा आपके पेपर में जनजाति से। तो बताइए भारत में जनजाति के मामले में सर्वाधिक संख्या में कौन पाई जाती है, तो गोंड जनजाति पाई जाती है। डी ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो सभी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियां हैं, तो किसकी हैं ये, जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियां हैं, तो दोस्त याद रखिए ये आपका सिंधु नदी की है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त सो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। बताइए डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो इनमें ऑप्शन देखिए और बताइए कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जानी जाती है। तो साथियों याद रखिए पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं ना ये आपका पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51।
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये आपका फेवरेट सवाल माना जाएगा पेपर के लिए, याद रखिए गोदावरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भी नदी है ये गोदावरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो साथियों आपका जो लू होता है ये ग्रीष्म ऋतु का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम जनसंख्या है? तो ये सवाल आप भी पकड़ के चलिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल ये सवाल आपके पेपर में आएगा, डायरेक्ट यही रिपीट होगा सवाल, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों हरित क्रांति था, इसका प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था? तो ये 1960 के दशक के मध्य में स्टार्ट हो चुका था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 55। निम्नलिखित में से कौन वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो दोस्तों मैं सवाल वही आपको दे रहा हूँ ना कि मान लीजिए आपने तो मतलब कि एमटीएस के लिए टॉपिक वाइज ऊपर ऊपर तो पढ़ा होगा, लेकिन भाई पेपर में एसएससी मान लीजिए घुमा कर दिया या थोड़ा सा डिपली गया, तो बिल्कुल भाई इससे बाहर डिपली नहीं जाएगा जो हमने ये सेशन में सॉल्व कर रहे हैं। जो पूछी देगा साथियों कि जनगणना भारत की 14वीं जनगणना कौन थी, किस वर्ष की जनगणना थी? तो भाई मैंने आपको बताया, आप तुरंत सटाक देने जवाब बताएंगे। 2001 में जो आपका 2011 में हुई थी सर, जो कि नवीनतम जनगणना के रूप में हम लोग जानते हैं, वो साथियों 15वीं जनगणना थी। बिल्कुल बहुत अच्छा सर जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? मान लीजिए एसएससी का दिमाग घूम गया, किसी तरह मतलब खटक गया, तो पूछ लिया कि बिहार की बताइए साक्षरता दर कितनी थी, सबसे कम थी, तो बताइए दोस्तों कितनी थी लगभग? राइट ऑप्शन 61.8% थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, बिल्कुल सर जी एसएससी मान लीजिए घूमा तो ऐसा ही सवाल पूछ सकता है। देखिए 57 डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। बताइए साथियों किस वर्ष में साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, फिर भी साथियों वहाँ पे जनगणना नहीं की जा सकी थी? बताइए ऐसा किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों जो 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, याद रखिएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ दोस्तों कि आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, और मैं इसलिए आपको बिल्कुल वही प्रश्न दे रहा हूँ कि आपके पेपर में बनेगा। और दोस्तों बिल्कुल टाइम वेस्टिंग वाला एक भी सवाल हम नहीं देते एक भी दिन आपकी क्लास में। आपने देखा होगा, यदि आपने मेरा क्लास लेते होंगे डेली तो आपको बिल्कुल फील होता होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? भाई साहब देख सकते हैं, ये खुद से मैंने सेट प्रश्न किया अपने से, 29 प्रश्न पूछे गए थे 2011 की जो जनगणना हुआ था भारत में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये साथियों 1954 में स्टार्ट हो चुका था, जो कि भारत रत्न भारत का एक क्या है, भारतीय नागरिक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस तरह से सी ऑप्शन 1954 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? तो ये साथियों अकितम अच्युतम नंबूदरी को हुआ। नाम देख लीजिए, अकितम अच्युतन नंबूदरी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये भी आपका 1954 में ही स्टार्ट हुआ था, जब आपका भारत रत्न स्टार्ट हुआ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। गोपिका वर्मा को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में से सम्मानित किया गया था? ये सब सवाल ना भाई जो 2018 हो, 2015 हो, 2002 हो, 2004 हो, 2008 हो, एसएससी का फेवरेट सवाल माना जाता है। तो गोपिका वर्मा को साथियों मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए मिला था नाटक अकादमी, जो संगीत नाटक अकादमी वो 2018 पुरस्कार मिला था, इन्हें ही मिला था। गोपिका वर्मा को सवाल पूछ सकता है साथियों, ये 2018 में मोहिनी अट्टम के लिए किनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो गोपिका वर्मा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो साथियों ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई साहब पीएम साहब भी एक पुस्तक लिख कर बैठे हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन देखिए और बताइए कि दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। क्या काबुलीवाला गीतांजलि काबुलीवाला एक ने लिखा है स्टेप, और सत्यार्थ प्रकाश लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो कब तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? ये भाई 2024 में एसएससी जीडी के पेपर में सवाल पूछा था। 77 जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, आपने मनाया था साथियों स्वतंत्रता दिवस, वो किस वर्ष मनाया गया था? 2023 वाला था कि 2021, 2020, 2018? बताइए साथियों, सभी को पता होगा इस बार हम लोग 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया 2024 में, तो भाई ये 2024 में ही मनाया गया। ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया 76वीं, तो साथियों याद रखिए 2022 का, क्योंकि पेपर में आ सकता है बाई चांस। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? तो एक तो दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राजील, ये आपका बेसिक समूह का सदस्य हैं, लेकिन से तो केन्या ना ये बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये आपका 7 टॉपिक, आज हमने 10-10 क्वेश्चन, टॉप 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी कि आप सभी के कितना स्कोर बना इस सेशन से। एक बार सभी दोस्त बताएं, क्या आप लोग का जो वेटेज के अनुसार प्रश्न इसमें लिए थे, क्या आप लोग का 60+ प्रश्न सही हुआ कि नहीं? एक बार आप हमें सभी जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है दोस्तों। ओके, तो सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का और कितना, मतलब कि इसमें कि आपने कितना छोड़ा प्रश्नों को, ये भी आपको बताना है, क्योंकि एमटीएस में साथ ही नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो इसलिए आपको जो नहीं आएगा तुक्काबाजी नहीं करें। मैथ रीजनिंग में आप केवल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। ओके दोस्त, सो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करें दोस्तों, एक बार जरूर पीडीएफ को अपने से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। चैनल पे नहीं तो साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर को बेल ऑन करिएगा। ओके, सो सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।